नमस्कार और आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय न्याय प्रणाली के एक बड़े ही रोचक सवाल पर गौर कर रहे हैं। सोचिए, किसी पर अपराध का आरोप है, पर उसका कहना है कि वो घटना के समय वहां था ही नहीं, कहीं और था। इसी को कानूनी भाषा में एलिबी या अन्यत्र उपस्थिति का बचाव कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये बचाव पेश कब किया जा सकता है? क्या पुलिस जब अपनी शुरुआती रिपोर्ट मतलब चार्जशीट कोर्ट में दाखिल करती है, तभी इस पर विचार हो सकता है? इसी अहम सवाल का जवाब हमें बॉम्बे हाई कोर्ट के एक हालिया फैसले से मिलता है। प्रशांत भाऊसाहेब पाटिल बनाम महाराष्ट्र राज्य। तो आज हमारा मिशन है इस फैसले की परतों को खोलना, इसके पीछे की कानूनी बारीकियों को समझना और ये जानना कि इसका असल महत्व क्या है। चलिए मिलकर इस मामले की गहराई में उतरते हैं। बिल्कुल। ये मामला असल में प्रक्रिया के जो अलग-अलग चरण है ना, और सबूत पेश करने की जिम्मेदारी किसकी है, इसके बीच एक बहुत ही, आप कह सकते हैं, नाजुक संतुलन को दिखाता है। इसमें कई कानूनी धाराएं शामिल हैं और ये हमें समझाता है कि न्याय की प्रक्रिया कदम दर कदम कैसे आगे बढ़ती है। हर कदम का अपना एक मकसद होता है। अच्छा, तो हुआ क्या था इस केस में? कौन था आरोपी? सुना है कोई स्कूल टीचर थे? हाँ, एक स्कूल शिक्षक थे जो इस मामले में याचिकाकर्ता और आरोपी नंबर 2 भी थे। उन पर और कुछ और लोगों पर मिलकर आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं के तहत आरोप लगे थे, जैसे खतरनाक हथियारों से चोट पहुंचाना मतलब धारा 324, फिर क्रिमिनल ट्रेसपास यानी धारा 447, जानबूझकर चोट पहुंचाना धारा 323, शांति भंग करने के इरादे से अपमानित करना धारा 504 और आपराधिक धमकी देना यानी धारा 506। काफी गंभीर आरोप थे। ओ, काफी सारे सेक्शंस थे। लेकिन फिर एक दिलचस्प बात हुई शायद जांच अधिकारी को लेकर। हाँ बिल्कुल, दिलचस्प बात यह हुई कि जब जांच अधिकारी मतलब आईओ ने जांच पूरी करके कोर्ट में आरोप पत्र यानी चार्जशीट दाखिल किया, हाँ, तो वो सिर्फ आरोपी नंबर 1 के खिलाफ था। हाँ, इस शिक्षक यानी याचिकाकर्ता का नाम उस चार्जशीट में अभियुक्त के तौर पर नहीं था, है? जबकि एफआईआर में नाम था। हाँ, एफआईआर में नाम था। हाँ, इसीलिए ये थोड़ा कह सकते हैं चौंकाने वाला था। अच्छा, तो फिर प्रोसिक्यूशन ने क्या किया? मामला वहीं खत्म हो गया उनके लिए? नहीं, हाँ, यहीं से मामला थोड़ा और पेचीदा हो गया। हाँ, क्योंकि आयो ने शिक्षक को आरोपी नहीं बनाया था, तो अभियोजन पक्ष मतलब प्रोसिक्यूशन ने एक अलग रास्ता अपनाया। उन्होंने सीआरपीसी की धारा 319 के तहत कोर्ट में एक अर्जी दी। धारा 319 ये क्या है? हाँ, धारा 319 सीआरपीसी ये कोर्ट को एक खास मतलब असाधारण शक्ति देती है। अगर किसी मामले का ट्रायल चल रहा है और गवाही या सबूतों से कोर्ट को ऐसा लगता है कि अरे, इस अपराध में तो कोई और भी शामिल था जिसका नाम चार्जशीट में नहीं था या जिसे पहले छोड़ दिया गया था, हाँ। तो कोर्ट उसे भी समन भेज के मुकदमे का सामना करने के लिए बुला सकती है, ओह, अच्छा। ताकि कोई छूट ना जाए। बिल्कुल। मकसद यही है कि कोई असल दोषी सिर्फ इसलिए ना बच जाए क्योंकि शुरुआती जांच में उसका नाम छूट गया था या उसके खिलाफ सबूत कम लगे थे। तो प्रोसिक्यूशन को लगा जी कि शिक्षक के खिलाफ सबूत हैं, बिल्कुल। भले ही आयोग ने चार्जशीट में न डाला हो। जी, उन्होंने 319 की अर्जी में यही कहा कि शिक्षक को भी आरोपी के तौर पर जोड़ा जाए। तो फिर शिक्षक का बचाव क्या था? उन्होंने क्या कहा? उनका सीधा सा बचाव था, जिसे एलिबी कहते हैं। उन्होंने कहा कि जिस वक्त ये कथित अपराध हुआ वो तो स्कूल में अपनी ड्यूटी पर थे। अच्छा, मतलब वो कह रहे थे कि मैं तो मौके पे था ही नहीं। हाँ बिल्कुल, अगर वो स्कूल में थे तो अपराध वाली जगह पर कैसे हो सकते हैं। यही उनका अन्यत्र उपस्थिति का तर्क यानी एलिबाई प्ली था। तो फिर क्या हुआ? कोर्ट ने क्या माना? पहले तो शायद मजिस्ट्रेट के पास गया होगा मामला। हाँ, पहले जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जेएमएफसी के सामने ये धारा 319 की अर्जी आई और उन्होंने उसे खारिज कर दिया। खारिज कर दिया? क्यों? मजिस्ट्रेट को लगा कि शिक्षक को आरोपी बनाने के लिए उनके सामने पर्याप्त सामग्री नहीं है। उन्होंने अर्जी नामंजूर कर दी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई होगी जैसा आपने कहा था। नहीं, बिल्कुल नहीं। इस मामले में जो पीड़ित पक्ष था मतलब विक्टिम, उन्होंने हार नहीं मानी। उन्हें लगा कि मजिस्ट्रेट का फैसला सही नहीं है, तो वे इस फैसले के खिलाफ गए सेशंस कोर्ट। सेशंस कोर्ट? अपील में? नहीं, अपील नहीं। उन्होंने एक पुनरीक्षण याचिका यानी रिवीजन पिटिशन दायर की। अच्छा, रिवीजन पिटिशन, ठीक है। पर सेशंस कोर्ट ने पीड़ित पक्ष की बात सुनी, मामले को देखा और उनकी याचिका स्वीकार कर ली। उन्होंने मजिस्ट्रेट के आदेश को पलट दिया। पलट दिया? मतलब सेशंस कोर्ट की नजर में शिक्षक को आरोपी बनाने के लिए पर्याप्त आधार थे और उन पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। ओह, तो ये तो शिक्षक के लिए बड़ा झटका रहा होगा। जाहिर है। तो अब वो कहाँ जाते?
वो सेशंस कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ पहुंचे बॉम्बे हाई कोर्ट। अच्छा, तो अब मामला हाई कोर्ट में आ गया। तो हाई कोर्ट के सामने फिर मुख्य सवाल क्या थे? देखिए, हाईकोर्ट के सामने मोटे तौर पर दो बड़े कानूनी सवाल थे। पहला कि क्या ये जो पीड़ित पक्ष सीधे सेशंस कोर्ट चला गया रिवीजन लेकर, क्या वो सही था? क्या उन्हें ये अधिकार था? मतलब याचिका की स्वीकार्यता, मेंटेनेबिलिटी का सवाल। हाँ, ये भी अहम है। और दूसरा वो बड़ा सवाल जिस पर आज हम फोकस कर रहे हैं कि क्या चार्जशीट दाखिल करने के स्टेज पर ही एलिबी यानी अन्यत्र उपस्थिति के बचाव पर विचार किया जा सकता है? क्या वहीं तय हो जाना चाहिए कि एलिबी सही है या गलत? चलिए पहले सवाल पर आते हैं। क्या पीड़ित पक्ष जा सकता था रिवीजन में? हाँ, इस पर हाई कोर्ट ने अपना नजरिया बिल्कुल साफ रखा। कोर्ट ने कहा कि भाई अपराध का जो पीड़ित है उसे न्याय प्रक्रिया में सिर्फ एक दर्शक बनकर रहने का अधिकार नहीं है, उनकी सक्रिय भागीदारी का अधिकार है। ये नहीं कि बस मुकदमा शुरू होने का इंतजार करें। जांच से लेकर अपील या रिवीजन तक हर स्टेज पर उन्हें सुनवाई का हक है। सही बात है, विक्टिम का भी तो पक्ष सुना जाना चाहिए। बिल्कुल। इसलिए हाई कोर्ट ने माना कि पीड़ित पक्ष सीआरपीसी की धारा 357 के तहत मजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ रिवीजन पिटीशन दायर करने का पूरा हक रखता था। धारा 397 जी, ये रिवीजन वाली धारा है। जी, ये धारा हाई कोर्ट या सेशंस कोर्ट को शक्ति देती है कि वो निचली अदालतों के रिकॉर्ड मंगाकर उनके फैसलों की वैधता या औचित्य की जांच कर सकें, देख सकें कि कानून का सही इस्तेमाल हुआ है या नहीं। तो मतलब प्रक्रिया के हिसाब से पीड़ित का सेशंस कोर्ट जाना ठीक था? हाँ, बिल्कुल ठीक था। हाई कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया। भी शिक्षक कह रहे थे कि मैं स्कूल में था, तो इस बात पर चार्जशीट स्टेज पर ही विचार क्यों नहीं हुआ? कानून क्या कहता है इस बारे में? ये एलिबी वाला डिफेंस कब देखा जाता है? यहीं पर देखिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम मतलब इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 106 बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। धारा 106 ये क्या कहती है? ये धारा एक खास सिद्धांत बताती है। वो ये कि अगर कोई तथ्य, कोई फैक्ट खास तौर पर किसी व्यक्ति की जानकारी में है तो उस तथ्य को साबित करने का भार, बर्डन ऑफ प्रूफ, उसी व्यक्ति पर होता है। अच्छा, आम तौर पर तो प्रोसिक्यूशन पर होता है ना बर्डन? हाँ, आम नियम वही है कि जो आरोप लगा रहा है सबूत का भार उसी पर है। केस साबित करने का भार अभियोजन पक्ष पर होता है। लेकिन धारा 106 इसका एक अपवाद है, एक एक्सेप्शन। ये कहती है कि अगर कोई खास बात सिर्फ आपको पता है तो उसे साबित भी आप ही को करना होगा। जैसे कोई उदाहरण है इसका? बिल्कुल, क्लासिक उदाहरण है बिना टिकट ट्रेन यात्रा का। अगर टीटीए आप पर आरोप लगाता है कि आपके पास टिकट नहीं है तो ये साबित करने का भार आप पर है। हाँ, क्योंकि टिकट मेरे पास होगा या नहीं ये तो मुझे ही पता होगा। सही, क्योंकि टिकट होना या ना होना आपकी खास जानकारी में है। हाँ, ये जरूर है कि धारा 106 का भार आरोपी पर तब आता है जब प्रोसिक्यूशन अपना एक शुरुआती मामला, जिसे प्रथम दृष्टया मामला या प्राइमा फेसी केस कहते हैं, वो बना चुका हो। समझ गई। तो एलिबी के मामले में ये धारा 106 कैसे लागू होती है? सोचिए, एलिबी क्या है? यही कि मैं अपराध की जगह पर नहीं था, मैं कहीं और था। हाँ, तो ये बात कि आप उस वक्त कहाँ थे, क्या कर रहे थे, ये किसकी खास जानकारी में है? आरोपी की ही होगी। बिल्कुल, कि वो उस निश्चित समय पर स्कूल में था या बाजार में था या घर पर था, ये सबसे अच्छी जानकारी उसी को होगी। इसलिए साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के तहत एलिबी के तथ्य को साबित करने का भार भी उसी व्यक्ति पर है जो ये बचाव ले रहा है, यानी आरोपी पर। तो हाईकोर्ट ने भी यही कहा? हाँ, हाईकोर्ट ने इसी तर्क को आधार बनाया। कोर्ट ने कहा कि एलिबी को साबित करने के लिए क्या चाहिए? सबूत चाहिए। आपको गवाह लाने पड़ सकते हैं, मान लीजिए स्कूल के साथी, टीचर, प्रिंसिपल। हाँ, या कोई अटेंडेंस रजिस्टर जैसा कुछ। बिल्कुल, या कोई और दस्तावेजी सबूत। ये सब सबूत पेश करना, गवाहों से सवाल जवाब होना, जिसे जिरह कहते हैं, ये सब कहाँ होता है? ये तो ट्रायल में होता है। एकदम सही, ये सब होता है मुकदमे के दौरान, यानी ट्रायल में। ट्रायल ही वो स्टेज है जहां दोनों पक्ष अपने अपने सबूत कोर्ट के सामने रखते हैं, उन पर बहस होती है और फिर कोर्ट तय करती है कि कौन सही है कौन गलत। इस मामले में ये सब सेशंस कोर्ट में ट्रायल के दौरान होना था। अच्छा, तो मतलब कोर्ट का कहना है कि चार्जशीट का स्टेज बहुत ही शुरुआती स्टेज है। उस वक्त आईओ या मैजिस्ट्रेट ये फैसला नहीं कर सकते कि एलिबी सच है या झूठी। बिल्कुल, उस वक्त तो बस ये देखा जाता है कि क्या पहली नज़र में प्रथम दृष्टया मुकदमा चलाने लायक कुछ सामग्री है या नहीं। एलिबी कितनी पक्की है, ये साबित करने का मौका और जिम्मेदारी दोनों ही आरोपी को ट्रायल में मिलेंगे। तो ये एक तरह से बचाव है
और बचाव ट्रायल में सुना जाता है। तो एकदम सही कहा आपने। यही हाई कोर्ट के फैसले का सार था एलईबी को लेकर। कोर्ट ने यह भी कहा कि चार्जशीट के स्तर पर सिर्फ अभियोजन पक्ष के केस की मजबूती दिखी जाती है कि क्या वो ट्रायल शुरू करने लायक भी हैं या नहीं। और वो जो आयोग की रिपोर्ट वाली बात थी, उसका क्या हुआ? हाँ, कोर्ट ने उस पर भी गौर किया। ये भी एक अहम बिंदु था। कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 173 का जिक्र किया। ये धारा पुलिस की फाइनल रिपोर्ट या चार्जशीट दाखिल करने की प्रक्रिया बताती है। अच्छा, क्या कहती है ये धारा? धारा 173 कहती है कि जांच पूरी होने पर पुलिस अधिकारी को मजिस्ट्रेट के पास एक रिपोर्ट भेजनी होती है। इस रिपोर्ट में केस से जुड़ी सारी जरूरी बातें होनी चाहिए। पार्टियों के नाम, एफआईआर कैसे हुई, अपराध क्या लगता है, किसने किया है, आरोपी गिरफ्तार हुआ है या नहीं, जमानत पर है या नहीं, ये सब। और खास तौर पर धारा 173 सब 2 आईजी कहती है कि अगर पुलिस जांच के बाद किसी व्यक्ति को आरोपी बनाकर मुकदमे के लिए नहीं भेज रही है, जैसा इस केस में शुरू में शिक्षक के साथ हुआ, तो पुलिस को अपनी रिपोर्ट में इसका साफ साफ कारण बताना होगा। उन्हें लिखना होगा कि क्यों उन्हें लगता है कि इस व्यक्ति के खिलाफ केस नहीं बनता। मतलब पारदर्शिता होनी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन इस मामले में हाईकोर्ट ने पाया कि आयोग ने जो रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को दी थी, वो याचिकाकर्ता शिक्षक के बारे में या तो बिल्कुल चुप थी या उसमें वो जरूरी कारण नहीं दिए गए थे कि उन्हें आरोपी क्यों नहीं बनाया जा रहा। जबकि एफआईआर में नाम था। हाँ, जबकि एफआईआर में नाम था, तो रिपोर्ट में ये साफ होना चाहिए था कि जांच में उनके खिलाफ सबूत क्यों नहीं मिले या एलएबी की जांच में क्या पाया गया। कोर्ट ने इसे प्रक्रिया का सही पालन न करना माना। तो ये सिर्फ एलएबी के टाइमिंग का ही मुद्दा नहीं था, पुलिस रिपोर्ट में भी कमी थी। जी हाँ, दोनों बातें थी। तो इन सब तर्कों के आधार पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने आखिरकार फैसला क्या दिया? शिक्षक की याचिका का क्या हुआ? हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता शिक्षक की याचिका खारिज कर दी। खारिज कर दी? ओहो। हाँ। और उन्होंने सेशंस कोर्ट के उस फैसले को सही ठहराया जिसमें शिक्षक को आरोपी बनाने और उन पर मुकदमा चलाने की इजाजत दी गई थी। इसका मतलब ये हुआ कि अब शिक्षक को भी बाकी आरोपियों के साथ मुकदमे का सामना करना पड़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल, उन्हें ट्रायल फेस करना होगा। तो अगर हम इस फैसले के मुख्य पॉइंट्स को समेटें तो क्या निकल कर आता है? देख, संक्षेप में 3 मुख्य बातें हैं। पहला और सबसे अहम, एलिबी का बचाव यानी प्ली ऑफ एलिबाई साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के तहत आता है। ये सबूत का मामला है। इसे आरोपी को मुकदमे ट्रायल के दौरान साक्ष्य पेश करके साबित करना होता है। इसे चार्जशीट दाखिल करने के बेहद शुरुआती स्टेज पर तय नहीं किया जा सकता। ठीक है। दूसरा, जांच अधिकारी की रिपोर्ट में प्रक्रियात्मक कमी थी। उसमें सीआरपीसी की धारा 173 की जरूरत के मुताबिक याचिकाकर्ता शिक्षक को आरोपी न बनाने के पर्याप्त और स्पष्ट कारण नहीं बताए गए थे। और तीसरा, पीड़ित पक्ष को मजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ सेशंस कोर्ट में पुनरीक्षण याचिका रिवीजन पिटीशन दायर करने का पूरा कानूनी अधिकार था और उनकी याचिका सुनने योग्य थी, मतलब मेंटेनेबल थी। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ ये निकलता है कि हमारी कानूनी प्रक्रिया में हर स्टेज का एक खास मकसद है, एक खास काम है। अगर कोई कहता है कि वो अपराध के समय कहीं और था, यानी एलिबी का बचाव लेता है, तो ये एक महत्वपूर्ण बचाव जरूर है, लेकिन इसे साबित करने का सही मंच और समय मुकदमा यानी ट्रायल है। बिल्कुल। इसे जांच के फौरन बाद चार्जशीट स्टेज पर ही निर्णायक रूप से सही या गलत नहीं ठहराया जा सकता। उस शुरुआती दौर का काम बस ये देखना है कि क्या केस इतना है कि आगे बढ़ाया जाए। एकदम सही। ये फैसला ये रेखांकित करता है कि आपराधिक न्याय के जो अलग अलग चरण हैं, जैसे जांच, चार्जशीट, कोर्ट द्वारा संज्ञान लेना, आरोप तय करना और फिर मुकदमा, इन सब का अपना अपना महत्व है, अपनी अपनी जगह है। ये व्यवस्था एक तरह से सुनिश्चित करती है कि मामले पहले उपलब्ध शुरुआती सबूतों के आधार पर आगे बढ़ें और पूरी सुनवाई से पहले ही बचाव पक्ष के विस्तृत तर्कों में ना उलझ जाएं, क्योंकि उन तर्कों को परखने के लिए गवाहों और सबूतों की जरूरत होती है, जो ट्रायल में ही संभव है। हाँ, ये बात तो है। लेकिन यहीं पर एक सोचने वाली बात भी उभरती है। एक सवाल मन में आता है। क्या? कैसा सवाल? सवाल ये कि उन स्थितियों का क्या जहां किसी व्यक्ति के पास सचमुच बहुत मजबूत और आसानी से जांची जा सकने वाली एलिबी हो। मान लीजिए किसी के पास पुख्ता सबूत है, जैसे पासपोर्ट पर वीजा स्टैंप कि वो घटना के दिन देश में ही नहीं था, या अस्पताल में भर्ती होने के पक्के रिकॉर्ड्स हैं और ये सबूत उसने जांच के दौरान ही पुलिस को दे दिए थे, फिर भी चार्जशीट में नाम आ गया या 319 में संबन हो गया। हाँ, ऐसा तो हो सकता है। तो क्या ऐसे मामलों में भी प्रक्रिया के इन तयशुदा चरणों का सख्ती से पालन हमेशा इंसाफ की रफ्तार के लिए सही होता है, या फिर ये कभी-कभी एक साफ तौर पर बेगुनाह दिख रहे व्यक्ति को भी बेवजह लंबी कानूनी प्रक्रिया से गुजरने पर मजबूर कर सकता है, उसके बरी होने में अनावश्यक देरी का कारण बन सकता है? ये तो सोचने वाली बात है। ये एक तरह से प्रक्रिया की निश्चितता और किसी खास मामले की सच्चाई के बीच संतुलन बनाने की एक निरंतर चुनौती है।
इस पर शायद विचार करते रहना जरूरी है। निश्चित रूप से ये एक अहम सवाल है कि प्रक्रिया की एकरूपता और व्यक्तिगत न्याय के बीच सही तालमेल कैसे बिठाया जाए। बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया आपने। आज की इस गहरी और बारीक चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि इस विश्लेषण से हमारे श्रोताओं को कानून के इस पहलू को, खासकर एलईबी के बचाव और उसके समय को लेकर बेहतर ढंग से समझने में मदद मिली होगी।